हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास चौहान। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम मीडियम पर। तो गाइज, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। और दोस्तों, हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, है ना दोस्तों। अपनी इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और लास्ट चैप्टर तक जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए हमारे वीडियो को अच्छे से लाइक करना और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि और बेल आइकन को भी दोस्तों हिट कर देना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। तो दोस्तों, इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो आज हम जानते हैं ना, चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा भौतिक जगत यानी कि फिजिकल वर्ल्ड। अच्छा, फिजिकल वर्ल्ड ना, तो हम सबसे पहले भौतिकी के बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली भौतिकी वर्ड आया कहाँ से है, इसका मीनिंग है क्या है, ठीक है दोस्तों। तो हम जानते हैं ना, तो भौतिकी वर्ड है क्या हमारा। तो भौतिकी वर्ड को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं दोस्तों, फिजिक्स। और दोस्तों, ये फिजिक्स वर्ड जो हमारा ग्रीक भाषा के फ्यूसिस नामक वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया दोस्तों? ग्रीक भाषा के फ्यूसिस नामक वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ है हमारा दोस्तों प्रकृति यानी कि नेचर। जिसका अर्थ क्या है दोस्तों? हमारा प्रकृति यानी कि नेचर। अच्छा दोस्तों, हम भौतिकी की डेफिनेशन भी अच्छे से समझ लेते हैं। भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक घटनाओं का हम क्या करते हैं दोस्तों? अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? भौतिक। अब दोस्तों, यहाँ पर प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं से मतलब क्या है ना, प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं से मतलब क्या है, वो हमेशा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे प्राकृतिक घटना है ना, जो प्रकृति में होती है ना, मतलब जिसे मानव नहीं कर सकता, यानी कि ये मानव के हाथ में नहीं होती है ना, किसी भी मनुष्य के हाथ में ये घटनाएं नहीं होती, यानी कि प्रकृति खुद होती है। प्रकृति ये मतलब कि प्रकृति से खुद ही होती है ये घटनाएं, यानी कहने का मतलब कि जैसे ऋतुओं को बदलना। एक्चुअली ऋतु बदलती क्यों है ना। बादलों का बनना, बादल बनते क्यों हैं। वर्षा का होना, वर्षा होती क्यों है। आंधी का चलना, ये सारे सभी क्या है, ये सभी क्या है, प्राकृतिक घटनाएं। यानी कि इनका हम रीजन किसके थ्रू देंगे? हम फिजिक्स के थ्रू इनका सॉलिड रीजन देंगे, यानी कि साइंटिफिक रीजन देंगे। वो भी एक किसके थ्रू? किस सब्जेक्ट के थ्रू? फिजिक्स के थ्रू, यानी कि दोस्तों भौतिकी के थ्रू, ठीक है दोस्तों। यानी कि और बहुत सारी चीजें, जैसे आसमान का रंग नीला क्यों है, बरसात के मौसम में इंद्रधनुष हमें नीला क्यों, हम बरसात के मौसम में हमें इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है। इस तरीके की जो घटनाएं है ना, उनका जो रीजन दिया जाता है वो बेसिकली फिजिक्स के अंदर दिया जाता है, और फिजिक्स के अंदर वो भी साइंटिफिक रीजन दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो अच्छा, तो सबसे पहले आपको इतनी बात समझ में आई दोस्तों। तो इतनी बात कहने का मतलब क्या है? भौतिकी वर्ड को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? फिजिक्स, जो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस नामक वर्ड से लिया गया। और फ्यूसिस का जो मीनिंग है एक्चुअली, वो क्या हमारा प्रकृति यानी कि दोस्तों नेचर, ठीक है। इतनी बात समझ में कि भौतिकी की डेफिनेशन भी समझ लें। भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का क्या करते हैं दोस्तों? अध्ययन करते हैं। यानी प्रकृति प्राकृतिक घटनाओं से मतलब क्या? जैसे ऋतुओं का बदलना, यानी कि ये जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, ये मनुष्य के हाथ में नहीं होती हैं, यानी ये प्रकृति में स्वयं ही होती हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि ऋतुओं का बदलना, बादलों का बनना, वर्षा का होना, आंधी का चलना, और भी मैंने तुम्हें कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आसमान का रंग नीला क्यों होता है, बरसात के मौसम में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है। इस तरीके के जो मतलब प्राकृतिक घटनाएं हैं, उनका जो हम अध्ययन करते हैं ना, एक्चुअली ऐसा होता क्यों होता है, ये सब चीजें जो हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ये सब चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं दोस्तों? फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं ना। तो अब दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं ना, तो आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं कि प्रकृति में मूल बल है ना, प्रकृति में मूल बल हम इन्हें पढ़ते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। यानी कि प्रकृति में कुछ अनेक प्रकार के बल होते हैं ना, अनेक प्रकार के कुछ मूल बल होते हैं ना, अनेक प्रकार के मतलब कि जो 4 टाइप्स के बल होते हैं ना, 4 टाइप्स के बल होते हैं। यानी पहला बल क्या हमारा दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि गुरुत्वीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि गुरुत्वीय बल। दूसरा हमारा विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा हमारा प्रबल नाभिकीय बल। चौथा हमारा क्षीण नाभिकीय बल। एक्चुअली दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं। अच्छा, हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं ना, इस चैप्टर से दोस्तों मैं आपको बता दूं ना, तो क्लास 11th की फिजिक्स में से कोई क्वेश्चन आता नहीं है ना। वैसे आ ही जाओ एक आध क्वेश्चन, बट ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ना ही किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछा था। तो फिर भी आप बोलोगे भैया आप पढ़ा क्यों इस चैप्टर को जब पूछा नहीं जाता। तो एक्चुअली इस चैप्टर का मोटिव क्या है ना, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं छोटा सा एग्जाम्पल क्या देता हूँ? मान लिया आप कहीं टूर पे जा रहे हैं। टूर का मतलब समझ रहे हो? आप कहीं भी टूर पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और आप वहां पे कभी भी पहले नहीं गए हो, है ना। आप कभी भी वहां पे पहले नहीं गए हो। मान लिया आप मथुरा जा रहे हो, मान लिया आप घूमने के लिए मथुरा जा रहे हो, आप पहले कभी मथुरा गए नहीं हो, ठीक है। तो आपको कोई बताएगा मथुरा में भी ये चीज है, वो चीज है, ऐसा भी होता वहां पे, वैसा भी होता, अभी इतना बड़ा मंदिर है, वहां पे कृष्ण जी की मूर्ति है, ऐसा है, राधा जी के साथ, इस तरीके की, है ना। तो आपकी जो एक्साइटमेंट है देखने की कि भाई वहां पे ये चीज अच्छी मिलती है, वहां पे वो चीज अच्छी मिलती है, ये चीज देखने को मिलेगा, यानी कि कहने का मतलब क्या है, वो आपकी एक्साइटमेंट को जरूर बढ़ा देगी। वो क्या करेगी? आपकी एक्साइटमेंट को जरूर बढ़ा देगी। ठीक इसी प्रकार यानी कि ये जो चैप्टर है आपका,
ये जो चैप्टर है ये फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपकी एक्साइटमेंट को जगा देगा। यानी कि चैप्टर, यदि इस चैप्टर को आप ठीक से पढ़ लेते हो ना, तो ये आपके जो फिजिक्स से जो कहने का मतलब क्या, आपको फिजिक्स से मोहब्बत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, है ना। तो वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। तो प्रकृति में हमारे जो मूल बल हैं वो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, वो 4 प्रकार के बल हैं, है ना। तो पहला बल है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा हमारा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा हमारा प्रबल नाभिकीय बल, चौथा हमारा क्षीण नाभिकीय बल, है ना। तो दोस्तों इसे इंग्लिश में बता देता हूँ मैं ना। ग्रेविटेशनल फोर्स इसे बोलते हैं दोस्तों, विद्युत चुंबकीय बल को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और दोस्तों प्रबल नाभिकीय बल को बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना। वो इसे बोलते हैं क्षीण नाभिकीय बल को बोलते हैं हम वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब दोस्तों हम एक एक करके इनके बारे में स्टडी करेंगे, एक एक करके इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों पहले फोर्स को पढ़ते हैं। तो हम पहले फोर्स को पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल, तो दोस्तों मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये उत्पन्न होता तो होता क्यों, है ना, किस कारण से ये उत्पन्न होता है। दोस्तों दो पिंडों के बीच, दो पिंडों, दोस्तों जीएफ का जो मतलब है ना, ये जीएफ का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है दोस्तों, उनके द्रव्यमानों के कारण उत्पन्न, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, वो उनके द्रव्यमान यानी कि उनके भार के कारण ही क्या होगा, उत्पन्न होगा। कहने का मतलब कि दो द्रव्यमान है, एक ये रहा m1 और m2, है ना, इनमें भार है, तो तभी इनमें इन दोनों द्रव्य, ये दो क्या हमारे द्रव्यमान है और इनमें इनका कुछ ना कुछ भार है। तो इन्हीं भार के कारण क्या होता है दोस्तों, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है दोस्तों, उत्पन्न होता है। क्या होता है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं, दीर्घपरासी बल है ना। दीर्घपरासी बल पढ़ने से पहले मैं एक चीज बताता हूँ, नीचे वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं पहले। हमेशा आकर्षण बल होता है दोस्तों, ये जो बल होता है ना, हमेशा आकर्षण बल होता है। यानी कि ये जो ये जो हमारे दो द्रव्यमान है, ये हमेशा, है ना, ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ऐसा नहीं है एक दूसरे को ये रिपेल भी करें, नहीं, रिपेल का मतलब प्रतिकर्षित, ये कभी प्रतिकर्षण की फोर्स होती ही नहीं है ना। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कभी भी प्रतिकर्षण की प्रकृति को शो नहीं करता है। ठीक है, तो एक्चुअली तो ये हमेशा कैसी फोर्स होती है दोस्तों, हमेशा क्या होती है, आकर्षण की बल होता है। ये क्या होता है, हमेशा आकर्षण बल होता है। ठीक है, ओके, है ना। तो ये क्या होता है, हमेशा का आकर्षण बल होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या था ये दोस्तों, ये किस कारण उत्पन्न होगा, उनके द्रव्यमानों के, यानी कि उनके भार के कारण ये बल उत्पन्न होने वाला है। दूसरा मैंने ये क्या बोला, इसे हम अभी बाद में पढ़ाता हूँ, पहले इसे पढ़ो। ये हमेशा आकर्षण बल होता है, नहीं आकर्षण बल, ये दो द्रव्यमान हमेशा एक दूसरे को आकर्षित ही करेंगे, प्रतिकर्षित नहीं कर सकते। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, ये क्या है, दीर्घपरासी बल है। कहने का मतलब क्या, दीर्घपरासी बल का मतलब क्या है ना, देखो यहाँ पे दो द्रव्यमान है ना, इनके बीच भी फोर्स लग रही है। और मान लेता हूं मैं दोस्तों, एक द्रव्यमान ये रहा m1, है ना, और एक द्रव्यमान ये क्या हमारा, मान लिया अनंत पर रखा है ना, m2। तो इनके बीच में यानी कि दो द्रव्यमानों के बीच में यदि लॉन्ग डिस्टेंस भी है, यदि दो द्रव्यमानों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी है, तब भी ये फोर्स क्या करेगी, एक्ट करेगी। तब भी ये फोर्स क्या करेगी, उन दोनों द्रव्यमानों के बीच क्या करेगी दोस्तों, एक्ट करेगी। ठीक है, यानी कि कार्य करेगी। इतना जरूर है दोस्तों, जब दो द्रव्यमान पास पास होंगे, यानी कि दो द्रव्यमान है ये हमारे पास, है ना, दो द्रव्यमान जब पास पास होंगे, तो ये जो बल है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, ये ज्यादा लगेगा। ये क्या लगेगा, ज्यादा मात्रा में लगेगा, है ना। वहीं पे यदि इन दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, इन दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, इनके बीच क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर होता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा दोस्तों, कम होता चला जाएगा, कम होता चला, यानी कहने का मतलब क्या है, दो द्रव्यमानों के बीच की यदि हम डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएं, दो द्रव्यमानों के बीच की यदि हम डिस्टेंस, दो द्रव्यमान है ये हमारे, यदि हम इन दोनों द्रव्यमानों के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, तो इनके बीच जो ये लगने वाला बल है गुरुत्वाकर्षण बल, ये क्या होता चला जाएगा दोस्तों, कमजोर होता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं ना। यह एक कमजोर बल होता है दोस्तों, यह क्या होता है, एक कमजोर बल होता है। अब कहने का मतलब क्या दोस्तों, ऐसा नहीं है प्रकृति में जितने भी बल पाए जाते हैं उनमें सबसे कमजोर बल है, ऐसा नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये कमजोर बल होते हैं, यानी कि वीक फोर्स होती है ना, सबसे वीक फोर्स नहीं होती, यानी कि वीक फोर्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपका ना थोड़ा सा। वैसे तो दोस्तों पूरा चैप्टर आएगा एक, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स नाम का। ठीक है, फर्स्ट फिजिक्स में अपने पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे। अभी मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, है ना। ठीक है, अभी हम ऊपर ऊपर से थोड़ा सा जान लेते हैं ना इसके फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, देखो दोस्तों, एक द्रव्यमान ये रहा हमारा m1 और दूसरा द्रव्यमान ये रहा हमारा क्या, m2, और ये दोनों कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं, r डिस्टेंस पे रखे हैं मान लिया ना। तो ये द्रव्यमान है ना, तो ये जो फोर्स है, यदि हम इसे मैथमेटिकल रूप में लिखें, तो कैसे लिखेंगे, है ना, ये जो फोर्स है हमारा, ये दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल की क्या होता है दोस्तों, अनुक्रमानुपाती। अब ये दोस्तों दिख रहा है ना, m1 और m2, इन दोनों के बीच में क्या गुणा का चिन्ह है। ठीक है, और ये दोस्तों ये साइन किसका है हमारा, ये अनुक्रमानुपाती का। किसका साइन है ये दोस्तों, अनुक्रमानुपाती का। कहने का मतलब कि जो दो द्रव्यमान है हमारे m1 और m2, इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होगा दोस्तों, ये हमारा
अनुक्रमानुपाती। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, इनकी दूरी के वर्ग के क्या होगा दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होगा। दोस्तों यदि 1 के बटे में है तो हम उसे क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमानुपाती। और दोस्तों ये दूरी का क्या है, वर्ग है ना। तो ये कहने का मतलब कि इन दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होगा। और दोस्तों यहाँ पे हम इन दोनों नियमों को यदि मिलाएं तो एफ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। दोस्तों हमें पता होना चाहिए जब भी हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं, यानी कि समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो एक नियतांक आता है। तो वो नियतांक हमारा क्या है दोस्तों, जी। ये वो नियतांक क्या है दोस्तों, हमारे यहाँ पे जी है ना। जी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या बोलते हैं दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यानी कि इसका मान कितना होता है, 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब आप अभी आप इतना ही जान लीजिए, है ना। तो इसका पूरा चैप्टर है ग्रेविटेशनल फोर्स नाम का, हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे हम अच्छे से चीजों को पढ़ेंगे। पहले आप एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल तभी एक्ट करेगा, है ना, किसके कारण एक्ट करेगा, उन दोनों द्रव्यमानों के भार के कारण एक्ट करेगा। दूसरी चीज क्या है, हमें हमेशा कैसी फोर्स है, आकर्षण बल है। और तीसरी चीज क्या है, ये दीर्घ परासी बल है। यानी कि दो द्रव्यमान, यदि एक द्रव्यमान यहाँ पे और एक द्रव्यमान को आप ले जाकर अमेरिका भी रख दोगे ना, इतनी दूरी भी रख दोगे, तो उन दोनों द्रव्यमानों के बीच फोर्स तब भी एक्ट करेगी। इतना जरूर है कि वो फोर्स कमजोर होगी, बट इतना है फोर्स एक्ट जरूर करेगी उनके बीच में, यानी कि लॉन्ग रेंज फोर्स है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो क्या है हमारा, है ना, और हमेशा क्या है, और यह एक कमजोर बल होता है। मैं क्या करना दोस्तों, ये इस बल को किस कैटेगरी में रखा गया, एक कमजोर बल की कैटेगरी में इस बल को रखा गया है। दोस्तों हम इसका मैथमेटिकल रूप देखा, हमने क्या क्या देखा, मैथमेटिकल रूप है कि एक द्रव्यमान ये रहा हमारा m1, दूसरा द्रव्यमान ये रहा हमारा m2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान ली मैंने कितनी, r, है ना। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने क्या मान ली, r, है ना। तो ये हमारा, हाँ, ये हमारी फोर्स क्या बोलती है, इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या है ये दोस्तों, अनुक्रमानुपाती। और जो इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के क्या है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती। जब मैंने इन दोनों नियमों को मिलाया तो कुछ इस तरह से बना, है ना, इस तरह से बना। तो दोस्तों अब हमें पता है जब भी हम अनुक्रमानुपाती समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक ग्रेविटेशनल मतलब एक नियतांक आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, हम दूसरे बल के बारे में पढ़ते हैं, वैद्युत चुंबकीय बल, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है ना दोस्तों, हम इसके बारे में पढ़ते हैं, विद्युत चुंबकीय बल। तो यह बल क्या होता है, दो आवेशों के कारण उत्पन्न होता है दोस्तों। जैसे ये जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल था, ये किसके कारण उत्पन्न होता था, दो द्रव्यमानों के कारण। उसी प्रकार से विद्युत चुंबकीय बल जो है हमारा, वो किसके कारण उत्पन्न हो रहा है दोस्तों, दो आवेशों के कारण। किसके कारण हो सकता है दोस्तों, दो आवेशों के कारण उत्पन्न होता है। अगली चीज पढ़ते हैं हम, यह प्रबल बलों में से एक है। कहने का मतलब क्या, प्रबल बलों में, यानी कि कहने का मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स की कैटेगरी में आता है। क्या आता है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग फोर्स की कैटेगरी में। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि ये सबसे प्रकृति में पाया जाता है, प्रकृति में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स की कैटेगरी में आता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग फोर्स की कैटेगरी में, यानी प्रबल बल की, है ना, कैटेगरी में ये बल हमारा आता है। दूसरी चीज ये भी क्या है, एक दीर्घ परासी बल है। ये भी क्या है दोस्तों, एक दीर्घ परासी बल है। दीर्घ परासी बल का मतलब क्या, मान लिया ना, एक आवेश है हमारा, एक आवेश यहाँ पे रखा हुआ है हमारा, और एक आवेश यहाँ पे रखा हुआ है ना। मान लेता हूँ मैं इसे चलो दोस्तों मैं ऊपर से रफ कर देता हूँ एक चीज, ठीक है, ओके, है ना। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ अब समझो आप, है ना। मान लिया दो आवेश हमारे पास, ठीक है ना। दीर्घपरासी फोर्स का मतलब क्या है ना, मान लिया एक आवेश हमारा ये रहा Q1 और एक आवेश हमारे पास ये रहा Q2, है ना। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस में मान लेता हूँ क्या, R। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या मान लेता हूँ मैं, R, है ना। अब इन दोनों मतलब ये दो आवेश हमारे पास इस तरह से हैं, है ना। इनके बीच में फोर्स अब भी एक्ट करी है, इनके बीच में क्या है दोस्तों, फोर्स अब भी एक्ट करी है। वो कौन सी फोर्स है दोस्तों, वैद्युत चुंबकीय बल। कैसी फोर्स है, क्या कौन सी फोर्स है दोस्तों, वैद्युत चुंबकीय बल। अब यदि यहीं पर मैं एक Q1 आवेश यहाँ पे और दूसरे Q2 आवेश को मैं यदि इन्फिनिटी पे भी जाकर रख देता हूँ, इन्फिनिटी पे भी जाके मैं रख देता हूं, तो ये फोर्स तब भी एक्ट करेगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि एक आवेश हमारा Q1 यहाँ पे है और दूसरे आवेश को मैं यदि Q2 को मैं इन्फिनिटी पे जाके भी रख देता हूँ, है ना, तो ये फोर्स तब भी एक्ट करेगी। यानी कि इतना जरूर है डिस्टेंस के साथ, जैसे जैसे हम इन दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे, है ना, फोर्स वो क्या होती चली जाती, कम होती चली जाएगी। क्या दोस्तों, फोर्स क्या होगी, कम होती चली जाएगी। अब इसका मैथमेटिकल रूप देखते हैं, है ना। अब इसमें मैं अगला पॉइंट भी पढ़ा था, दीर्घ परासी बल। इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, चौथा पॉइंट क्या है, यह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार की होती है। यह बल, लिख देता हूं मैं, यह बल आकर्षण
तथा प्रतिकर्षण, तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है, दोनों प्रकार का होता है। यह जो बल है दोस्तों हमारा, ये आकर्षण का भी होता है और क्या होता है दोस्तों हमारा, प्रतिकर्षण का भी होता है। मैं बताता हूँ आकर्षण का कब होगा और प्रतिकर्षण का कब होगा। उसके लिए मैं एक छोटी सी तुम्हें जानकारी देता हूँ दोस्तों। तो क्या जानकारी है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आवेश, है ना, आपको पता आवेश। दोस्तों आवेश क्या होता है हमारा, दो प्रकार के होते हैं आवेश हमारे, है ना। पहला क्या हमारा धनावेश, धन आवेश। दूसरा क्या है दोस्तों हमारा ऋण आवेश, दूसरा क्या है दोस्तों हमारा ऋण आवेश, ऋण आवेश, है ना। यानी कि पॉजिटिव चार्ज और क्या दोस्तों नेगेटिव चार्ज, है ना। अच्छा, कब ये आकर्षण की बल होगा और कब प्रतिकर्षण का बल होगा, कहने का मतलब क्या, यानी कि जो सजातीय, अब यहाँ पे एक चीज लिखो आप, जो सजातीय आवेश जो होते हैं दोस्तों, जो हमारे सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों, आकर्षित। वो सजातीय आवेश एक दूसरे को करते हैं दोस्तों, प्रतिकर्षित। क्या करते हैं दोस्तों, एक दूसरे को प्रतिकर्षित। ठीक है दोस्तों। और वहीं पे हम बात करें, और यदि हम वहीं पर बात करते हैं हम विजातीय आवेश की, किसकी दोस्तों, विजातीय आवेश। वहीं पर हम बात करते हैं विजातीय आवेश की, विजातीय आवेश मतलब विजातीय आवेश की, वहीं पर हम बात करते हैं दोस्तों विजातीय आवेश। तो विजातीय आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित, क्या करेंगे दोस्तों, एक दूसरे को क्या करेंगे दोस्तों, आकर्षित। यानी कहने का मतलब क्या है, यदि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है हमारे दो, है ना, पॉजिटिव और पॉजिटिव आवेश है हमारे, यानी धनावेश और धनावेश है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और वहीं पर हमारे दोनों चार्ज यदि नेगेटिव नेगेटिव भी हैं तो वो तब भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। और वहीं पर हमारा यदि एक चार्ज हमारा पॉजिटिव है और एक चार्ज हमारा क्या नेगेटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे दोस्तों, अट्रैक्ट करेंगे। वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे दोस्तों, अट्रैक्ट करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, जो सजातीय आवेश हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, और जो विजातीय आवेश हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। यानी कि एक जैसे आवेश हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यदि, है ना। और यदि विपरीत प्रकार का आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगे दोस्तों, आकर्षित करेंगे। आई होप दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो मैं इसका मैथमेटिकल रूप दिखाता हूँ मैं आपको, है ना, मैथमेटिकल फॉर्म दिखाता हूँ मैं इसकी आपको। तो दोस्तों मैथमेटिकल फॉर्म है क्या एक्चुअली, है ना, तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसी की तरह है ना, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह है ना। यहाँ पे m1 और m2 क्या है दोस्तों, दो द्रव्यमान है, और यहाँ पे क्या है q1 और q2 क्या है, यहाँ पे दो आवेश है। मान लिया q1 आवेश ये रहा और q2 आवेश ये रहा, कुछ डिस्टेंस पर ये रखे हुए हैं, r डिस्टेंस पर, है ना। तो ये फोर्स बोलती क्या है ना, विद्युत चुंबकीय बल बोलते क्या है ना। तो ये कहता है कि ये जो बल है हमारा, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा दोस्तों, अनुक्रमानुपाती। ठीक है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा दोस्तों, अनुक्रमानुपाती। और दोस्तों इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के क्या होगा दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है दोस्तों, बस कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे m1 और m2 की जगह हमें क्या करना है, q1 और q2 कर देना है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए आवेश को किससे शो करते हैं, ये q1 और q2 क्या है, ये दोस्तों दो आवेश हैं। कैसे आवेश हैं ये दोस्तों, क्या है ये q1 और q2 क्या है, ये दोनों आवेश हैं। अब यदि हम दोनों नियमों को मिलाते हैं, यदि हम इन दोनों नियमों को मिलाते तो क्या होगा, F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाया था, है ना, यहाँ पे क्या आया था, कांस्टेंट आया था। ठीक इसी प्रकार यहाँ से भी हम जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, के Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होती है हमारी दोस्तों विद्युत चुंबकीय बल। ये क्या होता है दोस्तों हमारा विद्युत चुंबकीय बल। दोस्तों आप क्लास 12th में जाएंगे ना, तो सबसे पहला चैप्टर इसी फोर्स के बारे में, सबसे पहला जो चैप्टर है वो इसी फोर्स के बारे में। ठीक है, तो मैं अभी इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बस आप इतना इसका मैथमेटिकल रूप जान लीजिए। जो दो आवेश हैं, ये बल जो होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और उनके बीच की जो दूरी है उनके वर्ग के क्या होता है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने इन दोनों नियमों को मिलाया तो ये फॉर्म बनी, और मैंने यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाया तो हमें यहाँ पे क्या है, के आया, यानी कि ये क्या है, एक नियतांक है ना, के क्या है, नियतांक। मैं अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बस इतना ही जान लीजिए, आप क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर में बिल्कुल अच्छे से विस्तार में पढ़ोगे इस चीज़ को। ठीक है, इतनी बात समझ में आई तो मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ विद्युत चुंबकीय बल को। यह बल किसके कारण उत्पन्न होता है, आवेश के कारण, है ना, दो आवेशों के कारण यह बल क्या होता है, उत्पन्न होता है। दूसरी चीज क्या है, प्रबल बलों में से एक है, यानी ये किसकी कैटेगरी में आता है, प्रबल बल, यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स की कैटेगरी में आता है। दीर्घ परासी बल है, मेरे कहने का मतलब कि यदि एक आवेश हमारे यहाँ पर है और दूसरा आवेश को एकदम चीन में भी रखे होगे ना,
चीन में भी रखे होगा तो उनके बीच में ये फोर्स तब भी एक्ट करेगी। बात समझ में आ रही है ना। चौथी चीज यह बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार की हो सकती है। और वहीं पर हम बात करेंगे दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल की, तो गुरुत्वाकर्षण बल किस टाइप का था, वो हमेशा एक आकर्षित बल था। वो क्या था, हमें एक आकर्षण का बल था। और ये जो बल है वो दोनों प्रकार का हो सकता है, आकर्षण का भी, प्रतिकर्षण का भी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब हम दोस्तों तीसरे टाइप का बल पढ़ लेते हैं। तीसरे टाइप का बल है क्या हमारा, बेसिकली तीसरे टाइप का बल है हमारा प्रबल नाभिकीय बल। तीसरे टाइप का बल क्या हमारा, प्रबल नाभिकीय बल। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा अब हम जान लेते हैं ना। तो प्रबल नाभिकीय बल होता क्या है, बेसिकली इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों किसी भी परमाणु का क्या होता है दोस्तों, किसी भी परमाणु का एक नाभिक होता है, और नाभिक के चारों तरफ क्या होती है दोस्तों, कक्षाएं होती हैं। और कक्षाओं में क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। बट अभी हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से कुछ भी लेना देना नहीं है। अभी हमारा काम किससे, यहाँ पे नाभिक से। किससे काम है दोस्तों हमारे यहाँ से, यहाँ पे काम किससे हमारा दोस्तों, नाभिक से। और दोस्तों नाभिक के अंदर ये दोस्तों पी जो है, पी से क्या हमारा दोस्तों, प्रोटॉन। पी से है दोस्तों हमारा प्रोटॉन मतलब है, पी से हमारा मतलब किससे दोस्तों, प्रोटॉन से। और एन से हमारा मतलब है किससे, न्यूट्रॉन से। ओके है ना। तो एन से हमारा मतलब है न्यूट्रॉन से। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों तथा न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधने वाला बल, एक साथ बांधने वाला बल है ना, प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। यानी कि जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, इन दोनों को एक साथ रखने वाला, इन दोनों को एक साथ रखने वाला बल कौन सा हमारा दोस्तों, प्रबल नाभिकीय बल। उन दोनों को एक साथ रखने वाला बल कौन सा दोस्तों, हमारा प्रबल नाभिकीय बल। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये जो नाभिक है, नाभिक के अंदर क्या होता है ना, नाभिक के अंदर कहते हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं, बांध के रखते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है, एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों, आकर्षित करते हैं ना। इसी तरीके से हमारा क्या होता है, नाभिक क्या रहता है, बंधा हुआ रहता है ना। इस नाभिक है ना, वो तो वही इसी प्रकार से डेफिनेशन में बोला, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को एक साथ बांधने वाला बल है ना। तो बांधने वाला बल क्या कहलाता है, हमारा प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाली जो शक्ति, एक विशाल शक्ति समझ लो आप, है ना। तो वो क्या हमारे प्रबल नाभिकीय बल है ना, प्रबल नाभिकीय बल बोलेंगे। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं इसका, है। अगला पॉइंट क्या है, यह प्रकृति में सबसे प्रबल बल होता है। यानी कि जितने भी हमारे नेचर में जितनी भी फोर्सेस है ना, जितनी भी चार टाइप की फोर्सेस है, उन सब में जो प्रबल बल यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी है, वो दोस्तों हमारी प्रबल नाभिकीय बल, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगला पॉइंट पढ़ते हैं इसका दोस्तों, ये क्या होती है, शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। कैसी फोर्स होती है दोस्तों, शॉर्ट रेंज। अच्छा, शॉर्ट रेंज का मतलब क्या है ना, शॉर्ट रेंज का मतलब होता है कि दोस्तों यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में ये फोर्स एक्ट करती है ना। दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक है हमारा प्रोटॉन, ठीक है, एक हमारा न्यूट्रॉन ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में क्या होती है, ये फोर्स एक्ट करती है। अच्छा, अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच है ना फोर्स ये एक्ट करती है। मेरा कहने का मतलब क्या है ना, जैसे कि हमारा गुरुत्वाकर्षण बल था, वो क्या थी हमारी, है ना, वो क्या थी, लॉन्ग रेंज फोर्स थी। यानी कि यदि एक द्रव्यमान हमारा यहाँ पर रखा हो, एक द्रव्यमान हमारा कहीं दूर भी रखा है, वो तब भी उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल क्या करेगा, एक्ट करेगा। बट ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे क्यों नहीं है, यहाँ पे क्योंकि एक ऐसी फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रोटोन यहाँ पे रख दो और न्यूट्रॉन को ले जाकर तुम, है ना, अनंत पर रख दो। न्यूट्रॉन को कहाँ पे ले जाकर रख दो तुम, अनंत पे ले जाकर रख दो। तो है ना, तो मेरे कहने का मतलब शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब है कि कुछ ही दूरी तक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में ये फोर्स क्या करेगी, एक्ट करती है। और वो दूरी है कितनी, 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। अब कहने का मतलब क्या है, यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर है ना, अधिकतम मैक्सिमम बस इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए उन दोनों के बीच में, है ना। यदि इतनी डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में, तभी ये फोर्स एक्ट करे, मतलब तभी इतनी दूरी तक ये फोर्स क्या करेगी, हमारी एक्ट करेगी। यदि इससे ज़्यादा डिस्टेंस हो जाती है, समझो बात को, यदि इससे ज़्यादा डिस्टेंस हो जाती है हमारी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, तो ये फोर्स एक्ट करना क्या कर देगी, बंद कर देगी। यानी कि ये बस यानी शॉर्ट रेंज फोर्स है, बस ये इतनी डिस्टेंस तक ये फोर्स क्या कर सकती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक्ट कर सकती है। इतनी बात आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं है ना। तो सबसे पहले प्रबल नाभिकीय बल, तो मैंने आपको क्या बताया, किसी परमाणु का क्या होता है, नाभिक होता है। तो नाभिक में क्या क्या चीज उपस्थित होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाली जो शक्ति होती है, वही क्या होती है, हमारे प्रबल नाभिकीय बल। बांधने वाला जो बल होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाला जो बल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रबल नाभिकीय बल। अगला पॉइंट क्या है, प्रकृति में क्या है दोस्तों, सबसे प्रबल बल है। कैसा बल है, सबसे प्रबल। यानी कि जितनी भी चार फोर्सेस थी ना, जितनी भी चार फोर्स थी, है ना, इन चार फोर्सेस में सबसे ज्यादा जो प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वो कौन सा, हमारा प्रबल नाभिकीय बल। अगली चीज क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स। ये कैसी फोर्स, हमारी लघु परासी
बल, है ना। यानी कहने का मतलब क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन यदि है 10 की घात माइनस के 15 मीटर, मैक्सिमम इतनी डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस तक ही इन दोनों के बीच में फोर्स क्या करेगी, एक्ट करेगी। यदि इस, है ना, यदि 10 की घात माइनस 15 मीटर है, यदि 10 की घात माइनस 15 मीटर है, इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है ना, तो इन दोनों के बीच में फोर्स एक्ट करना बंद कर देगी। फोर्स क्या करेगी, एक्ट करना बंद कर देगी, यानी कि इतनी ही डिस्टेंस तक फोर्स एक्ट कर सकती है, कहने का मतलब ये है। अच्छा, अब इसी प्रकार से हम चौथी चीज है ना, चौथा बल पढ़ लेते हैं। चौथा बल हमारा बेसिकली है क्या, दुर्बल नाभिक बल, है ना, दुर्बल नाभिक बल, है ना। तो इसका पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं, ये एक कमजोर बल है। कैसी बल है, कमजोर बल है। ऐसा नहीं है सबसे ज्यादा कमजोर बल है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, कमजोर बल की कैटेगरी में आती है। कहने का मतलब क्या है, ये कमजोर बल की कैटेगरी में आती है। अगला पॉइंट क्या हमारा, ये रेडियो एक्टिव 6 में कार्य करती है ना। दूसरा पॉइंट हमारा रेडियो एक्टिव 6। दोस्तों ये वर्ड है रेडियो एक्टिव 6, है ना। इस आप क्लास 11th की, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर, एक परमाणु संरचना, उसमें आप अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं ना। इस चीज को मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी आप बस इतना ध्यान रख लो, ये किस में काम करती है, रेडियो एक्टिव 6 में क्या करती है, यह बल कार्य करता है। और दूसरी बात, ये फोर्स, है ना, प्रोड्यूस कैसे होती है, उत्पन्न कैसे होती है, मैं आपको ये बताता हूँ, है ना। दो पार्टिकल होते हैं दोस्तों हमारे, एक न्यूट्रिनो और एक क्या होता है, एंटी न्यूट्रिनो। कौन कौन से पार्टिकल होते हैं दोस्तों, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। इन दोनों के इंटरेक्शन से ये फोर्स पैदा होती है। दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है, एक दो पार्टिकल होते हैं हमारे पास, एक न्यूट्रिनो, एक क्या होता है, एंटी न्यूट्रिनो। इन दोनों के इंटरेक्शन से क्या होती है दोस्तों, हमारी दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है, दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है दोस्तों, हमारा उत्पन्न होता है। आई होप दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आई होगी। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान रखो, ये कमजोर फोर्स की कैटेगरी में आता है। दूसरी बात, रेडियो एक्टिव 6 में कार्य करता है। इसमें दो पार्टिकल होता है हमारे, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। इन दोनों के इंटरेक्शन से ये फोर्स क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है। बात समझ में आ गई ना। अच्छा ना, अब लास्ट चीज बची यहाँ पे ऑर्डर, यानी कि जो चार बल थे वो, उनमें से कौन सी, उनमें से कहने का मतलब क्या है, उनमें से कौन सा फोर्स सबसे बड़ा है, फिर उस कौन सा सबसे छोटा है ना। इस तरीके से मैं ऑर्डर लिखा है मैंने, है ना। तो सबसे ज्यादा जो प्रबल बल है वो कौन सा बल है, हमारा प्रबल नाभिकीय बल। सबसे ज्यादा प्रबल बल कौन सा हमारा, सबसे यानी कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है, प्रबल नाभिकीय बल। उसके बाद में कौन सा है दोस्तों, हमारा विद्युत चुंबकीय बल। उसके बाद में दोस्तों हमारा कौन सा, दुर्बल नाभिकीय बल। और सबसे ज्यादा हमारा वीक फोर्स कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा मैं बताता हूँ आपको, ये 10 की घात माइनस के 2, 10 की घात माइनस के 2, यानी कि 1/100, यानी कि 100 गुना क्या है, ये छोटा फोर्स है। यानी कहने का मतलब क्या है, प्रबल नाभिकीय बल से ये फोर्स जो है हमारा कितना, 100 गुना छोटा है। कितना छोटा है ये, 100 गुना, ठीक है। इसी प्रकार से देखा जाए तो 10 की घात माइनस के 13 गुना, 10 की घात माइनस के 13 गुना। इसी प्रकार से ये देखा जाए तो 10 की घात माइनस के 38 गुना छोटा है, ठीक है। 10 की घात माइनस के 38 गुना छोटा है। कहने का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी है, प्रबल नाभिकीय बल। दूसरी बात विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा दुर्बल नाभिकीय बल। चौथा क्या हमारा, गुरुत्वाकर्षण बल। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी इस चैप्टर में, जो हमारा चैप्टर हमारा फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है दोस्तों। आई होप, मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें क्लैरिफिकेशन के साथ समझ में आ गई होंगी। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद इस चैप्टर का कोई भी वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट दिखाइए, ठीक है दोस्तों। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए हमारा वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।